हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंडियन के फॉरेन पॉलिसी के पीवाईक्यू का पार्ट 10 वीडियो है, जिसमें हम लोग 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन आए थे इंडियन फॉरेन पॉलिसी से, उन सभी को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज साइन RCEP, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो क्या इंडिया ने RCEP को साइन किया है? इंडिया ने RCEP को साइन नहीं किया है। इंडिया ने 2019 में रिफ्यूज कर दिया था RCEP को साइन करने से। ठीक ना। RCEP आसियान प्लस अदर जो साउथ एशियन कंट्री हैं चाइना के साथ, वो सब उसकी मेंबर थी, तो उसमें उसके साथ ट्रेड करने से मना कर दिया है, साइन करने से मना कर दिया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन NPT बिकॉज इट इज ए डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। तो इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको इसलिए मना कर दिया साइन करने से कि वो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की थी। तो ये बात सही है, ये इंडिया का तर्क देना है, इसको साइन नहीं किया है। तो ए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंडिया हैज साइन CTBT कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो क्या इंडिया ने CTBT यानी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को साइन किया है जो 1996 में आई थी? तो इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट दिया हुआ है इंडिया है साइन PTBT पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी जो 1963 में आती है उसको इंडिया ने साइन किया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है इंडिया सपोर्ट CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन। तो इंडिया जो तो सपोर्ट करता है CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री की, उसको सपोर्ट करता है और ये बात करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट B, D और E है वो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। A और C इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का होगा आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है BDE, वो आपका करेक्ट है। तो इंडिया RCEP को साइन नहीं करता। इंडिया का जो कंसर्न है वो ट्रेड इम्बैलेंस का कंसर्न है, क्योंकि चाइना का जो है तो भारी मात्रा में सामान जो है तो यहाँ इंडिया में इंपोर्ट होने लगेगा, ये इंडिया को डर है। साथ ही साथ इंडिया जो है तो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, और जैसे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसको बांग्लादेश के जो है तो ट्रेड से खतरा है। इसी प्रकार चाइना की जो सामान है वो भारत में बहुत ज़्यादा आने लगेंगे अगर RCEP को साइन कर दिया जाता है इंडिया के द्वारा। तो इस कारण जो है तो इंडिया ने साइन नहीं किया है। इंडिया NPT को भी नहीं साइन करता क्योंकि उसको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का मानता है, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया ने CTBT को भी साइन नहीं किया है, ठीक ना। साथ ही साथ इंडिया पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है उसको साइन करता है जो 1963 में आती है। इंडिया सपोर्ट करता है CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन। इंडिया का मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्लाइमेट या इन्वायरमेंट को ज़्यादा जो है तो नुकसान पहुँचाया है, उन्होंने कार्बन का एमिशन पहले अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा उन्होंने किया है, इसलिए उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पर आपका डी जो है तो ई स्टेटमेंट भी सही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट फिर दिए हुए हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में, आपको उन्हें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है चाइना हैज ब्लॉक्ड इंडियाज मेंबरशिप टू NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसमें इंडिया की मेंबरशिप को जो ब्लॉक किया गया है वो चाइना के द्वारा ब्लॉक किया गया है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। इंडिया हैज रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ चाइना प्रमोटेड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इंडिया जो है तो चाइना के द्वारा जो लॉन्च किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको जो है तो उसका पार्ट बनने से मना कर देता है। बिल्कुल बात ये सही है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया के पार्ट से होकर जाता है, जो पाक अतिरिक्त कश्मीर है वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा वो भूभाग दिया गया है, और भारत का ये मानना है उस एरिया पे भारत अपना क्लेम दर्ज करता है, और इसी कारण जो है तो उसको मना भी कर रहा है बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव का पार्ट होने से। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। सी स्टेटमेंट दिया है गुजराल डॉक्ट्रिन बिलीव इन रेसिप्रोसिटी। तो गुजराल डॉक्ट्रिन जो है तो जो आई थी 1996 में, वो लाई गई थी अपने जो
नेबरिंग स्टेट नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे जो है तो अच्छे संबंध बनाने के लिए, तो वो बिग ब्रदर की भूमिका निभाने के लिए लाई गई थी गुजरात डॉक्ट्रिन के द्वारा, जिसमें उनसे कहा गया था कि जो हम नेबरिंग कंट्रीज को मदद करेंगे किसी भी प्रकार से, उससे हम लोग उनसे जो है तो उसी प्रकार की उम्मीद नहीं करेंगे। रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट उसमें नॉन रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट था, ना कि रेसिप्रोसिटी का। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। गुजरात डॉक्ट्रिन जो है तो बिलीव नहीं करती बल्कि बिलीव करती है नॉन रेसिप्रोसिटी में, ठीक ना। तो यहाँ पर सी आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। डी स्टेटमेंट दिया है इंडिया एंड चाइना कोऑपरेट विथ ईच अदर इन क्लाइमेट चेंज टॉक। तो इंडिया और चाइना जो है तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। डी स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। चीनो इंडियन ट्रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ट्रेड। तो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है वो बैलेंस ट्रेड नहीं है, बल्कि चाइना का जो ट्रेड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इम्बैलेंस है, ना कि बैलेंस। तो यहाँ पर ई स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ए, बी और डी स्टेटमेंट। सेकंड नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो चाइना जो है तो ब्लॉक करता है इंडिया की मेंबरशिप को, साइड करता है इंडिया के नॉन सिग्नेटरी, क्योंकि इंडिया ने कभी एनपीटी पे साइन नहीं किया है, इस कारण जो चाइना है वो चाहता है कि वो एनएसजी का मेंबर ना हो। इंडिया हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन चाइना प्रमोटेड बीआरआई ड्यू टू सोवरेन कंसर्न ओवर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके कंसर्न को लेकर इंडिया जो है तो उसका पार्ट बनने से मना कर दिया है, ठीक। गुजरात डॉक्ट्रिन एम्फेसिस नॉन रेसिप्रोसिटी इन इंडियाज रिलेशंस। तो गुजरात डॉक्ट्रिन का जो एम्फेसिस है वो नॉन रेसिप्रोसिटी में है, स्मॉलर नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ना कि रेसिप्रोसिटी में है, ठीक है। चाइना एंड इंडिया कोऑपरेट इन क्लाइमेट चेंज टॉक, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और सीनो इंडियन ट्रेड जो है वो हैवी इम्बैलेंस ट्रेड है, क्योंकि इंडिया जो है तो लार्ज ट्रेड डिफिसिट फेस करता है चाइना से, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ इवेंट्स या इंसिडेंट के बारे में दिया हुआ है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से संबंधित। आपको उनको क्रोनोलॉजिकली में लगाना है, किस ईयर में वो इवेंट हुए हैं उसके आधार पे आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। जैसे कारगिल वार आपका कब होता है, 1999 में। शिमला एग्रीमेंट आपका कब होता है, 1972 में होता है। पुलवामा इंसिडेंट 2019 में होता है, ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी आपकी 1916 में होती है, और उरी इंसिडेंट आपको 2016 में होता है। तो ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा, फिर उसके बाद आपका बी आएगा, डी, बी, ए, ई और सी। तो ये आपका करेक्ट इस तरह से आंसर होगा, डी, बी। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, डी आएगा, ठीक। उसके बाद आपका बी आएगा, डी, बी, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा और सी आएगा। यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है, ठीक ना। डी, बी, ए, ई, सी। इंडस वाटर ट्रीटी आपका कब होता है, 1960 में होता है। शिमला एग्रीमेंट 1972 में होता है, ठीक। फिर ये इंडिया बांग्लादेश के पाकिस्तान के वार जो होता है जिसमें बांग्लादेश का जन्म होता है, उसके बाद कारगिल वार 1999 में आपका होता है, ठीक। उरी इंसिडेंट 2016 में होता है और पुलवामा अटैक 2019 में होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच कराना है, कौन से इवेंट किस प्राइम मिनिस्टर्स के कार्यकाल में हुए हैं। तो उसको आपको इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में होती है और इस समय प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंदिरा गांधी। पोखरण सेकंड मई 1998 में होता है और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी आपका 1992 में आती है, 91 में, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, नरसिम्हा राव। पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा COP26 में दिया जाता है। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट मैच होगा, ए का होगा आपका 4, बी का आपका होगा 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। यानी कि आपका कौन सा नंबर सही है, यहाँ पर आपका 4th नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इंडियाज के डायस्पोरा के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। इज ए स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर द कंट्री। तो ये स्ट्रेटेजिक एसेट किस प्रकार से है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इनमें से करेक्ट जो है तो ऑप्शंस को चूज करना है, करेक्ट आंसर्स को बताना है।
इंडिया रिसीव लार्जेस्ट वैल्यूम ऑफ रिमिटेंस, तो इंडिया सबसे ज़्यादा रिमिटेंस प्राप्त करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। इलीगल इंडियन माइग्रेंट हैव गिवन अ बैड नेम टू इंडिया, तो इंडिया के जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो बैड नेम इंडिया को देते हैं। ये क्या स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बारे में, इंडिया के बारे में सही है? इंडिया के डायस्पोरा के बारे में पूर्णतः सही नहीं है, ठीक ना। तो फर्स्ट करेक्ट है, बी जो है तो पूरी तरह सही नहीं है, पार्शियल जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। इंडियन अमेरिकन प्लेड की रोल इन पासिंग आउट ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, तो इंडियन अमेरिकन जो इंडिया का डायस्पोरा अमेरिका में है उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, की रोल प्ले किया था इंडो यूएस जो न्यूक्लियर डील हुआ है, तो ये बात करेक्ट है, ठीक ना। इंडिया Indian trade engineers were instrumental in ushering in IT revolutions in the US and then bringing it to India, तो इंडिया की जो ट्रेंड इंजीनियर्स हैं उन्होंने यूएस में आईटी जो रिवोल्यूशन आया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और फिर बाद में जो इंडिया में आईटी रिवोल्यूशन आया है उसमें भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। इंडिया के डायस्पोरा के बारे में, इंडियन डायस्पोरा इज सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडियन डायस्पोरा में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपके ए सी डी और ई ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए सी डी ई आपके स्टेटमेंट सही है, ठीक ना। तो इलीगल जो इंडियन माइग्रेंट है वो ओकेजनली जो है तो कभी कभी इंडिया की इमेज को करते हैं, लेकिन इसका जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ओवरऑल इंडिया के डायस्पोरा में दिखाई नहीं देता, ठीक ना। बाकी सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, तो यहाँ पर आपको इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है। क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करता है इंडिया, तो ये बात बिल्कुल सही है। नो फर्स्ट यूज की बात करता है, ये बात भी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में शामिल है। इन पोस्ट पोखरण सेकंड फेज इंडिया हैज एग्रीड टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी, क्या पोखरण सेकंड में जो विस्फोट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया, उसके बाद एनपीटी और सीटीबीटी साइन करने को राजी हुआ था इंडिया? कभी नहीं राजी हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। होमी जहांगीर भाभा इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो है तो जनक माने जाते हैं, आर्किटेक्ट माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा, तो चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर इन नॉट करेक्ट पूछा था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर आपका ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है, इन पोस्ट पोखरण सेकंड फेज इंडिया साइन एग्री टू एनपीटी एंड सीटीबीटी, यही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, ठीक ना। एक लिस्ट में आपको कुछ एग्रीमेंट्स या ट्रीटी के बारे में दिया हुआ है, और लिस्ट सेकंड में वो ट्रीटी या एग्रीमेंट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है, आपको उनको मैच कराना है। शिमला एग्रीमेंट आपका 1972 में होता है, ताशकंद एग्रीमेंट 1965 में आपका होता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो होती है वो 1960 में होती है, और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील आपकी 2005 में होती है, तो ये आपका करेक्ट। तो 1972 के समय कौन प्राइम मिनिस्टर रहता है? इंदिरा गांधी रहती हैं। ताशकंद एग्रीमेंट के समय कौन प्राइम मिनिस्टर है? लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। इंडस वाटर के समय कौन रहता है? तो जवाहरलाल नेहरू रहती हैं। और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के समय मनमोहन सिंह रहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए का आपका सेकंड है, बी का 4, ए का सेकंड, बी का 4, सी का 1 और डी का थर्ड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है वो आपका करेक्ट दिया हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट एक में आपके कुछ इवेंट्स के बारे में दिए हुए हैं, और लिस्ट सेकंड में प्राइम मिनिस्टर्स के कार्य दिया गया है, तो आपको इनको मैच कराना है कि वो किन के कार्यकाल में हुआ। डोकलाम कॉन्फ्रंट्रेशन 2017 में होता है चाइना के साथ, इस समय गवर्नमेंट जो रहती है वो नरेंद्र मोदी की रहती है। बांग्लादेश वार 1971 में होता है, इस समय जो भारत में गवर्नमेंट रहती है वो इंदिरा गांधी की रहती है। कारगिल वार 1999 में होता है, और इस समय जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इंडिया के वो अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। और 1965 का इंडो पाकिस्तान वार जो होता है वो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए का
थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पर आपको डोकलाम कन्फ्रंटेशन कब होता है 2017 में, बांग्लादेश वार 1971, कारगिल वार 1991 में, 99 में और 1965 में इंडो पाकिस्तान वार होता है। फिर से यहाँ पर कुछ आपको इवेंट्स दिए हुए हैं या इंसिडेंट दिए हैं चीनो इंडिया रिलेशंस के बारे में, आपको इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक ना। चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया, चाइना इंडिया पर कब इन्वेजन करता है, चाइना के साथ युद्ध जो होता है वो 1962 में होता है। वुहान स्प्लिट कब होता है 2018 में होता है। ठीक ना। गलवान वैली इंसिडेंट आपका 2022 में 20 में होता है। चेन्नई कनेक्ट आपका 2019 में होता है। नाथुला ला एक्सट्रीमस जो आते हैं 1967 में आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होना चाहिए, सबसे पहले चाइनीज इन्वेजन ए, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी, डी, सी, यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट दिया हुआ है। ठीक ना। तो चाइनीज का जो इन्वेंशन होता है, इन्वेजन होता है वो 1962 में होता है। इंडिया चाइना वार के नाम से ये जाना जाता है। नाथुला एक्सट्रीमस का होता है 1967 में होता है, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच जो नाथुला और चोला इन सिक्किम में है वहां पर ये स्क्रीमर्स आते हैं, जिसको इंडिया ने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। वुहान स्प्लिट जो होता है वो 2018 में होता है, वुहान चाइना में। ठीक, वहीं चेन्नई कनेक्ट 2019 में होता है, जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इंडिया के तमिलनाडु राज्य में आते हैं। ठीक है, और गलवान जो वैली इंसिडेंट होता है वो 2020 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको यहाँ पर इंडिया फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया जो है तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कभी भी नॉन न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं उनके खिलाफ कभी भी नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंडिया इज कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इंडिया जो है तो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में वो आता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली कंट्रीज। तो इंडिया जो है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी केवल जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको देगा। तो इंडिया किसी को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात नहीं करता, वो किसी को सेल्फ डिफेंस के लिए इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप किया है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इंडिया विल एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू इट्स फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला का काम करेगा जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। तो ये भी इनकरेक्ट है। इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी। तो इंडिया जो है तो केवल उतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करना चाहता है जितनी उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी पर इंडिया का भरोसा, विश्वास है, पॉलिसी है इंडिया की। तो ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ए, बी और ई जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी सी और डी जो तो आपके इनकरेक्ट है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी क्रोनोलॉजिकल इवेंट में अरेंज करना है। ठीक, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कब होती है 2005 में। ठीक, गुजरात डॉक्ट्रिन 1996 में। पंचशील एग्रीमेंट कब होता है 1954 में होता है। पंचामृत कॉन्सेप्ट कब दिया जाता है 2021 में दिया जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी कब आती है 1991 में आती है। ठीक, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा आपका, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा इवेंट होता है, पंचशील होता है, सी। उसके बाद आपका होता है लुक ईस्ट पॉलिसी यानी ई आता है। फिर उसके बाद आपका गुजरात डॉक्ट्रिन बी आता है। फिर उसके बाद आपका आता है ए नंबर स्टेटमेंट, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील होती है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में पंचामृत का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यानी CEBA D।
CEBAD आपका कहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और ये मिलेगा आपको 4th नंबर आपके ऑप्शंस में। ठीक, तो 4th नंबर यहाँ पर ऑप्शंस आपका करेक्ट होगा। पंचशील एग्रीमेंट कब होता है, 1954 में होते हैं, जिसमें 5 जो तो प्रिंसिपल्स रखे जाते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए। ठीक, लुक ईस्ट पॉलिसी आती है आपकी 1991 में, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है। गुजराल डॉक्ट्रिन आपकी 1996 में आती है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर IK गुजराल जो हो तो इंडिया के नेबरिंग कंट्री जो साउथ एशिया में है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए गुजराल डॉक्ट्रिन लाते हैं। इंडो US न्यूक्लियर डील US के साथ 2005 में साइन होती है। और पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया के COP26 समिट होता है उसमें दिया जाता है। ठीक ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिलीव्स इन एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया जो है तो कुछ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बिलीव करता है और प्रैक्टिस करता है, तो उसको आपको बताना है कौन से इसके बारे में स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया रिफ्यूज टू पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के समय किसी भी मिलिट्री अलायंस से जो तो पार्टी बनने से मना कर दिया था, ना तो US के साथ गया था ना USSR के साथ। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इंडिया प्रोक्योर इट्स वीपन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेस। इंडिया ने अपने जो वीपन्स हैं वो सभी पॉसिबल सोर्सेस से इकट्ठा किए हैं, ये बात भी आपकी करेक्ट है। ठीक है ना, इंडिया यील्डेड अमेरिकन प्रेशर टू रिड्यूस इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान। इंडिया जो है तो अमेरिका के प्रेशर में आकर ईरान से जो है तो ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया है। ये बात पार्सली जो है तो सही है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में इंडिया के शामिल नहीं है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती। इंडिया रिफ्यूज यील्ड टू वेस्टर्न प्रेशर टू नॉट इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम द रशिया बिकॉज ऑफ इट्स यूक्रेन इन्वेजन। तो इंडिया ने वेस्टर्न जो प्रेशर है उसको रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि इंडिया जो तो कि वो यूक्रेन के इन्वेजन की वजह, रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है उसकी वजह से वो ऑयल नहीं खरीदेगा, इस बात से मना कर दिया है जो वेस्टर्न प्रेशर दिया जाता था। ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दिखाता है। इंडिया रिफ्यूज टू साइन NPT एंड CTBT टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इंडिया जो तो NPT और CTBT में केवल अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो तो प्रोटेक्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि इनको डिस्क्रिमिनेटरी नेचर्स के मानता है। इस वजह से केवल ये जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उन्हीं को जो सपोर्ट करता है, इस वजह से मना किया है, ना कि अपनी केवल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में सोच के। तो यहाँ पर C और E स्टेटमेंट आपको पूर्णतः सही नहीं है। A, B और D जो स्टेटमेंट है वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो A, B स्टेटमेंट यानी 3rd नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ ABD यानी 4th नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर कौन है, A, B और D स्टेटमेंट। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंडिया के फॉरेन पॉलिसी से संबंधित जितने भी PY 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में आए थे उससे संबंधित एनालिसिस। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।